हेलो दोस्तों, पीसीएस सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें पीसीएस में अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है तो कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं, जैसे जीएस 5 है, जीएस 6 है, जीएस 4 है और अब तो जीएस 3। इस बार आपने रिजल्ट में देखा होगा कि जीएस 3 में लोगों को 10 नंबर तक मिले हैं। तो जीएस 3 भी एक बहुत ही क्रूशियल पेपर इस बार देखा गया। खैर, इन इम्पॉर्टेंट पेपर्स में से आज हम पेपर 6 की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ में हम पेपर 6 के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको एक-एक करके हम बड़े ही सिंपल तरीके से कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आपको क्रिस्प टू द पॉइंट वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा और आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है यूपी इकोनॉमी, ओवरव्यू ऑफ यूपी इकोनॉमी, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? और हम इस वीडियो सीरीज़ में कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हर टॉपिक का एक वीडियो हम बनाएं, ताकि अगर आपको रिवीजन करना हो तो काफ़ी इजी हो, आपको पूरा लंबा सा चैप्टर ना देखना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ यूपी इकोनॉमी। अगर हम इस टॉपिक पर थोड़ा प्रकाश डालें तो टॉपिक का नाम है ओवरव्यू ऑफ यूपी इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं जाना है, यहाँ पे बस आपको एक ओवरव्यू लेना है इस टॉपिक का। ओवरव्यू में क्या है कि जैसे ब्रॉड व्यू आपको रखना है, बट हाँ, जब हम आगे के चैप्टर में जाएंगे तो हम ये जो ओवरव्यू पढ़ रहे हैं इसी को आगे डेवलप करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे है प्राइमरी एंड एलाइड सर्विसेज। ठीक है? तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो पेपर 6 का जो लास्ट पॉइंट है सिलेबस का, उसमें आता है फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर। तो वो किसका पार्ट है? वो प्राइमरी का ही तो पार्ट है। हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक्सप्रेसवेज़ के बारे में। तो वो सारा चीज़ जो है वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है। फिर आगे हम टर्शियरी सेक्टर, जैसे हेल्थ हम पढ़ते हैं, टूरिज़्म पढ़ते हैं, तो ये सारा टर्शियरी का पार्ट है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो इकॉनमी का ओवरव्यू है, मतलब, और किसी भी इकॉनमी का आपको ओवरव्यू जानना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसको हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें और उसको फिर हम क्लासिफाई करके पढ़ें। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्लासिफिकेशन करके हम जो ओवरव्यू है इकोनॉमी का लेते हैं। लेकिन ओवरव्यू लेने से पहले हम जो यूपी है उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं, डेटा ओरिएंटेड इंट्रोडक्शन लेते हैं, जो कि हमें इंट्रोडक्शन लिखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं अपने प्यारे यूपी के बारे में कि इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट। सॉरी, इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट। एरिया जो है 2.43 लाख स्क्वायर किलोमीटर है एंड इट अकाउंट्स फॉर 16.4% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है। ग्रोथ रेट जो है यूपी का 11.6% है, जो कि सेंटर के ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। सेंटर का है 9.6%। फिस्कल डेफिसिट जो 2023-24 के हिसाब से है 3.46%। और यूपी की अगर जीडीपी की बात करें तो वह 27.51 लाख करोड़, ये 27.51 लाख करोड़ है। ठीक है? और ग्रोथ रेट जो है 5.1% है। ये ग्रोथ रेट एक्चुअली एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है। ठीक है? ये प्रिंट नहीं हुआ है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ओवरव्यू ऑफ यूपी इकोनॉमी। ठीक है? तो ओवरव्यू, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी हमें किसी इकोनॉमी का ओवरव्यू लेना होता है तो हम उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन होता है किसी भी इकोनॉमी को समझने का, वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में बांट कर पढ़ना। प्राइमरी में हमको पता है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज आते हैं। एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में आ जाएंगे वही फिशिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एट्सेट्रा। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 24% है यूपी की इकोनॉमी में। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है 26.1% है। और टर्शियरी, टर्शियरी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है 47। और टर्शियरी सेक्टर को बैकबोन ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि टर्शियरी में ऐसे कौन कौन से सेक्टर आते हैं जो कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो टर्शियरी सेक्टर में मेनली आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका हेल्थ हो जाएगा, टूरिज़्म हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टर्शियरी के अंतर्गत आती हैं और इसका कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है? यहाँ पे लिखा भी है बैंकिंग, हेल्थ, आईटी, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो ये
एक तो स्ट्रक्चर हो गया, उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। चलिए अब हम फीचर्स के बारे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के फीचर क्या हैं। तो एक मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, या फिर क्रिटिकली एग्जामाइन करने के लिए भी आ सकता है ना। तो आइए फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में पहला जो फीचर है हमारी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का, वो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। अच्छा, क्यों हमारी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर बेस्ड कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि 65% पॉपुलेशन जो है हमारे राज्य की, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, हमारे यहाँ 160.95 लाख हेक्टेयर कल्टीवेबल लैंड है, तो ये अराउंड 68% है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 100 में 68% लैंड तो एग्रीकल्चर में ही यूज़ हो रही है। ठीक है, और जो मेन क्रॉप्स हमारे यहाँ हैं वो है राइस, व्हीट, शुगर केन और पोटैटो। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट होता है रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग। उत्तर प्रदेश में जो मैन्युफैक्चरिंग है 26% है, और ज़्यादा होना चाहिए था। देखिए, एक इंडिया की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो ट्रांजिशन था वो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में हो गया। हमने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। और वहीं अगर आप चाइना को देखें तो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ध्यान दिया, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके बावजूद जॉब्स है वहाँ पर, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन इंडिया में चूँकि हम प्राइमरी से डायरेक्टली सर्विस में गए, और सर्विस में जॉब है, बट सर्विस सेक्टर के लिए आपको स्किल चाहिए होती है, और इंडिया में जो इतनी अनस्किल्ड लेबर है उसको कहाँ आप एब्जॉर्ब करोगे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बहुत अच्छा होता तो बहुत से लोगों को ईजिली वहाँ जॉब मिल जाता। बट फिर भी है, अच्छा है, 26% कंट्रीब्यूशन तो है ही। तो मैन्युफैक्चरिंग रोबस्ट है, आप लिख सकते हैं। जैसे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कानपुर में हो रहा है, लखनऊ में AICT बन रहा है। देन आप देखिए फूड प्रोसेसिंग पार्क बरेली में आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे प्लास्टिक पार्क आपको गोरखपुर में दिख जाएगा। ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि यूपी को एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, डोमिनेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। ये ऑब्वियस पॉइंट है क्योंकि सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है, 47% कंट्रीब्यूशन है। और यही नहीं, एक्सपोर्ट में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर्विस सेक्टर। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में 23 से 30% लोगों को ये नौकरियां देता है। और इसमें कौन-कौन से सब सेक्टर्स आते हैं? बैंकिंग, हेल्थ, IT, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस, तो ये सारे आते हैं। अगला फीचर है इमर्जेंस ऑफ सनराइज सेक्टर। अच्छा, ये सनराइज सेक्टर क्या होते हैं? सनराइज सेक्टर और कुछ नहीं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं वही सनराइज सेक्टर है। जैसे कि सेमीकंडक्टर का आप हमेशा सुनते हैं, फिर ड्रोन्स को आप ले लीजिए, देन डेटा हब्स, डेटा पार्क्स बनाने की जो बातें चल रही हैं, है ना, फूड प्रोसेसिंग पार्क, ये सब क्या है, सनराइज सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, तो हमारी यूपी का एक फीचर है कि सनराइज सेक्टर का इमरजेंस हो रहा है। अब इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट कहाँ पे, ईडा रीजन में। कौन सा? HCL फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, ईडा रीजन। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि यमुना एक्सप्रेस के आसपास का जो रीजन होता है उसको कहते हैं। तो वहाँ पे HCL फॉक्सकॉन की एक यूनिट लगी है सेमी कंडक्टर से रिलेटेड। फिर दूसरा है कि डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लखनऊ में AICT, और इंडिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर भी यूपी में ही बन रहा है। और कानपुर में EV पार्क बन रहा है। सोलर सोलर इंडिया का जो फर्स्ट सोलर एक्सप्रेस वे है वो यूपी में ही है, जो कि चित्रकूट, झांसी, ललितपुर से होकर पास होगा। बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि जो सोलर पार्क्स हैं, जालौन है, झांसी है, ललितपुर, उसको जोड़ते हुए एक एक्सप्रेस वे बना दिया जाएगा, उसी को सोलर एक्सप्रेस वे कहा जा रहा है। फिर फूड प्रोसेसिंग जो है बरेली में है, फूड प्रोसेसिंग जो पार्क है। अगला फीचर है प्रमोशन ऑफ MSME। अगर हम MSME की बात करें तो यूपी में 96 लाख MSME हैं, और ये जो 96 लाख है वो पूरे इंडिया में जितने MSME हैं उसका 14% है।
है ना? इस आंकड़े को आप याद रखिएगा, कभी भी एमएसएमई का क्वेश्चन आए तो अच्छा इंट्रोडक्शन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट में 45 से 46% का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का होता है। फिर हाँ, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को। और एक फीचर है हमारे यूपी की इकॉनमी का कि पर कैपिटा इनकम जो है काफ़ी लो है। 2023-24 का अगर हम आंकड़ा देखें तो ये 39 नहीं है, 93 है, 93,514 रुपीज़ है। ये मिस्टेक हो गया, इट्स नॉट 39, ये 93 514 है। तो ये काफ़ी लो है, ये भी एक फीचर है। फिर अगला फीचर है हाई पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन तो आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम सेंसस की माने, सेंसस 2011 की, तो पॉपुलेशन 19 करोड़ थी, लेकिन अब तो 24-25 करोड़ के आसपास होगी। और जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो है 20% है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। अगला फीचर है लाइफ स्टॉक एडवांटेज। तो जो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ, उसमें ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनिमल्स की संख्या है। लाइफ स्टॉक मतलब वही गाय, भैंस, बकरी, ये सब 6.78 करोड़। ठीक है, तो ये भी एक फीचर ही है अपने यूपी इकोनॉमी का। और ये सारे फैक्ट्स हैं, हमने पहले भी देखा था। फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है, एरिया इतना है, अकाउंट्स फॉर 16.4% पॉपुलेशन, देन ग्रोथ रेट, फिजिकल डेफिसिट। तो ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, क्योंकि मेंस में काफ़ी हेल्प होती है। फैक्ट्स फिगर लिखने से आपका जो आंसर है वो यूनिक बनता है। मतलब बेसिक आंसर और एक्सपर्ट लेवल आंसर में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है जब आप फैक्ट्स, फिगर, डायग्राम ये सब ऐड करते हैं तो। ठीक है, अब हमने फीचर्स तो देख लिया, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखे, सेक्टर्स देखे, सेक्टर के बाद हमने फीचर देखा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो आइए उन चैलेंजेस पे चर्चा करते हैं। पहला देखिए चैलेंज है लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है काफ़ी लो है कंपेयर टू अदर स्टेट। कितना है? 93,514। ठीक है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, उसकी वजह से पॉवर्टी भी है, पॉवर्टी ज़्यादा है यूपी में। फिर दूसरा चैलेंज है ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और आपका 68.7% जो लैंड है वो कहाँ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो एग्रीकल्चर पे तो ओवर डिपेंडेंस हो गया ना। एग्रीकल्चर होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि इंडिया में या यूपी में भी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब खेती में 3 लोग की ज़रूरत है तो वहाँ 7 लोग लगे हुए हैं। तो इस चीज़ से निजात पाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, हमने देखा ही 19 करोड़ है, सेंसस 2011 के हिसाब से भी तो 24-25 करोड़ होगा। फिर अगला है पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो जो हमारा जैसे देश जो है ना, डेमोग्राफिकली बहुत रिच है, युवा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 15 से 59 एज वाली। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि उनके पास स्किल नहीं है, और स्किल नहीं है तो वो एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पाती है। हालांकि सरकार बहुत सी स्कीम चला रही है, कौशल विकास योजना, और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन स्टिल जब फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा तो स्किल का उतना कुछ ग्रैस्प कर नहीं पाते हैं लोग। तो पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्यों है? क्योंकि एजुकेशन सही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, इंटेलिजेंस, स्किल, हेल्थ, माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है लोगों में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी को इम्पैक्ट करती है। फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आपको देखने को मिलेगी। मतलब बेसिक अगर आईसीटी स्किल्स की बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, तो इसमें भी बहुत कंडीशन अच्छी नहीं है। मेन जो है उनमें 14.62% में आपको आईसीटी स्किल देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप फीमेल की बात करें तो 6.93% है, जो कि बहुत कम है। रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते रहो, फाइल इधर से ऊपर से नीचे घूमती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर है इनइक्वलिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, एन इकोनॉमी फॉर 99% रिपोर्ट, जो कि कहती है कि देश के 10% लोगों के पास 67% संपत्ति है। तो जब इतना बड़ा वेल्थ इनइक्वालिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉवर्टी ज़्यादा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे देश के डेवलपमेंट पे और स्टेट के प्रोग्रेस में।
तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला जो टॉपिक था वो था ओवरव्यू ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का जब हम स्ट्रक्चर समझते हैं तो उसको 3 भाग में समझते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है? प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा जो कि 24% कंट्रीब्यूशन करता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें आएँगी जो कि 26.1% कंट्रीब्यूशन है। और टर्शियरी में आता है सर्विस सेक्टर, 47%, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का है और इसीलिए इसे बैकबोन ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें कौन-कौन से सब सेक्टर्स आते हैं? बैंकिंग, हेल्थ, आईटी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस, ये सारे सेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। अब चलिए फीचर्स देखते हैं। फीचर्स, पहला फीचर है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। यूपी की 65% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट करती है। जो मेन क्रॉप्स हैं यूपी की वो है राइस, व्हीट, शुगर केन, पोटैटोस हैं। 160.95 लाख हेक्टेयर जो है कल्टीवेबल लैंड है और जो ग्रोथ रेट है वो 5.1% से हो रहा है, ठीक है? दूसरा होता है रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो 26% है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बहुत सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग को और रोबस्ट बना रही हैं, जैसे कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कानपुर में हो रहा है, लखनऊ में एआईसीटी, फूड प्रोसेसिंग पार्क बरेली में बन रहा है, प्लास्टिक पार्क, टॉय पार्क यहाँ पे गोरखपुर में। तो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर आता है डोमिनेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 47% है। 23 से 30% लोगों को रोज़गार मिल रहा है इससे और इसमें वही बैंकिंग, हेल्थ, आईटी, टूरिज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर अगला फीचर है इमर्जेंस ऑफ सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर यानी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है जैसे सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, फूड प्रोसेसिंग, डेटा सेंटर, तो इसका इमर्जेंस हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एचसीएल फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक यूनिट येडा रीजन में। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जैसे लखनऊ में एआईसीटी और इंडिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर भी यूपी में बन रहा है। कानपुर में आपको ईवी पार्क देखने को मिलेगा। इंडिया का पहला सोलर एक्सप्रेसवे किसको कनेक्ट करते हुए बन रहा है? चित्रकूट, झांसी, ललितपुर। एक्चुअली सोलर पार्क है, नाम गलत लिख दिया है। और फूड प्रोसेसिंग मेगा, फिर है फूड प्रोसेसिंग मेगा फूड पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ये कहाँ? बरेली में, इसकी स्पेलिंग गलत है। प्रमोशन ऑफ एमएसएमई, ये अगला फीचर है। 96 लैक्स ऑपरेशनल एमएसएमई है यूपी में, जो कि इंडिया के एमएसएमई का 14% है और एक्सपोर्ट में 45 से 46% कंट्रीब्यूशन यहाँ से देखने को मिलता है। फिर पर कैपिटा इनकम लो है, 93,514, ये है, ये यहाँ पे गलत लिखा है। पॉपुलेशन जो है काफ़ी हाई है, 19 करोड़, ये सेंसस के हिसाब से अभी 24-25 करोड़ के आसपास होगा। डेकेडल ग्रोथ जो है 20% है। और लाइव स्टॉक का भी एक एडवांटेज है, जैसे 20th लाइव स्टॉक सेंसस कहता है कि यूपी में जो है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 6.78 करोड़। अब चैलेंजेस देखते हैं। चैलेंजेस पहला था लो पर कैपिटा इनकम 93,514, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, 65% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, 19 करोड़, करंट में 24-25 करोड़, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है इन टर्म्स ऑफ आईसीटी स्किल्स, रेड टेपिज्म आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, साथ ही इनइक्वालिटी, 10% लोग के पास 67% वेल्थ है। तो इससे क्या है कि गरीबी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारे देश में, क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो अब इसका वे फॉरवर्ड भी तो लिखना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि क्रिटिकली एग्जामाइन द फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, तो आपको अगर क्रिटिकली एग्जामाइन पूछा है तो आप चैलेंजेस बताएंगे, लेकिन आप उसको उसका सॉल्यूशन भी तो देंगे, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है, इसी को रिवर्स करके लिख देंगे। जैसे लो पर कैपिटा इनकम है तो पर कैपिटा इनकम को हमें बढ़ाना है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस हमको कम करना है। कैसे होगा? तो जो एक्स्ट्रा जो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उसे हमें मैन्युफैक्चरिंग में एब्जॉर्ब करना होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना होगा। हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, तो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज लानी होगी। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करना होगा। तो प्राइमरी लेवल पे जो फाउंडेशनल टीचिंग होती है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, स्किल देना होगा, रूट लर्निंग से हमें बाहर निकलना होगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, अब यहाँ स्किल मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एलिजिबल होंगे ही। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस कम करना होगा, तो आईसीटी स्किल्स हम लोगों में डालें, है ना? जो इनिशियल लर्निंग होती है
जब बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने तो वहाँ आईसीटी स्किल्स आप उन्हें सिखाएँ, अवेयर करें। जो रेड टेपिज़्म है उसको ख़त्म किया जाए और इनइक्वालिटी जो समाज में चल रही है उसको एंड करें। कैसे एंड होगा? बहुत से जो सरकारें वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, एससी, एसटी, वुमेन्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको एफिशिएंटली चलाए, उसमें किसी तरह का करप्शन ना हो। तो फाइनली क्या होगा, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होगी और जो हैव्स और हैव नॉट के बीच की जो खाई है, उसे पाटने में काफ़ी मददगार साबित होगा जो सरकार हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में हमने जो पहला टॉपिक था ओवरव्यू ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, उसको हमने देखा, उसके फीचर्स देखे, उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के चैलेंजेस क्या है वो हमने देखे, चैलेंजेस के साथ साथ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड, वो हमने देखा। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो है बजट से रिलेटेड है, तो अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। और हाँ, ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेंस पर्सपेक्टिव से होगा, तो आप इसमें ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स होंगे, प्रीलिम्स के लिए अलग से बाद में देखेंगे, बट ये मेंस पे फोकस्ड है, तो बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बजट के जो मेन प्रावधान थे उसको भी हम कल देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।